बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिफिकेशन को डिस्कस करेंगे आज प्रोलॉग के हवाले से। तो यूनिफिकेशन के हवाले से सबसे पहले हम इसकी वर्किंग डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर एक्चुअल तो इसके 3 पॉइंट्स हैं जो आगे आ रहे हैं, लेकिन ये जो वर्किंग डेफिनेशन है ये एक तरह का खुलासा आपको दे देगी, एक कॉन्सेप्ट आपको दे देगी कि किस तरह से यूनिफिकेशन काम करती है। तो दो टर्म्स जो है वो आपस में यूनिफाई हो सकती हैं। टू टर्म्स यूनिफाई इफ दे आर द सेम टर्म, अगर वो दोनों सेम है। यानी 30 30 के साथ कंबाइन हो सकता है, बिलाल बिलाल के साथ कंबाइन हो सकता है। तो सेम टर्म्स है वो आपस में कंबाइन हो सकती हैं। लेकिन और इफ दे कंटेन वेरिएबल्स, लेकिन अगर उनमें वेरिएबल मौजूद है, that can be uniformly instantiated with terms in such a way that the resulting terms are equal। तो वेरिएबल के केस में ये देखना होगा कि वेरिएबल जब किसी टर्म के साथ इंस्टेंशिएट होंगे यानी उसके बराबर होने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्टिंग टर्म्स में कोई तजाद ना हो। जब जब वेरिएबल किसी टर्म के साथ इंस्टेंशिएट हो जाए, उसके साथ बराबर हो जाए, तो उस बराबरी में फिर कोई तजाद ना आए। अब तजाद ना आने से क्या मुराद है, वेरिएबल किस तरह से किसी टर्म के बराबर हो सकता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, ये अब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे मियाँ और मियाँ दोनों सेम एटम से यूनिफाई हो जाएंगे। 42 42 सेम नंबर है, यूनिफाई हो सकता है। वुमेन मियाँ एक कॉम्प्लेक्स टर्म है फंक्टर के साथ, ये वुमेन मियाँ के साथ यूनिफाई हो सकता है। लेकिन हाँ, विंसेंट और मियाँ यूनिफाई नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एटम्स है और डिफरेंट एटम्स है। ठीक है। वुमेन मिया एंड वुमेन जॉडी ये यूनिफाई नहीं हो सकते क्योंकि वुमेन तो वुमेन के साथ यूनिफाई हो जाएगा, लेकिन मिया और जॉडी जो है ना ये यूनिफाई नहीं हो सकते। मिया और एक्स यूनिफाई हो जाएंगे क्योंकि एक्स वेरिएबल है और एक्स किसी भी चीज के साथ यूनिफाई हो सकता है, और यहाँ पे आपके पास उसके लिए मध्य मुकाबिल सिर्फ एक ही टर्म है, तो एक्स इज इक्वल टू मिया में कोई हरज नहीं है। वुमेन जेड और वुमेन मी आपस में यूनिफाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि फंक्टर का नाम जो है वो तो एटम होता है। तो फंक्टर और फंक्टर तो आपस में यूनिफाई हो जाएंगे, और जेड जो है ना फिर वो यूनिफाई हो जाएगा मिया के साथ। तो जेड क्योंकि वेरिएबल है ना, तो वो फिर आपके पास मिया के साथ यूनिफाई हो सकता है। तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, यूनिफाई हो सकती हैं। अच्छा, लव्स मिया कॉमा एक्स एंड लव्स एक्स कॉमा विंसेंट। तो जब हमारे पास ये टर्म आएगी, तो इस टर्म का जो एक्स है वो अगर विंसेंट के साथ यूनिफाई हो गया, तो फिर ये नहीं हो सकता कि ये एक्स मिया के साथ यूनिफाई हो जाए। यहाँ पे तजाद आ जाएगा क्योंकि देखें वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल है, और एक ही क्वेरी में वो दो डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता कि एक दफा एक्स एक ही क्वेरी में मिया है और वो उसी क्वेरी में विंसेंट है, तो ये दोनों आपस में यूनिफाई नहीं हो सकते। इंस्टेंसिएशन का क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट में तमाम वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो क्लास की होती हैं। तो उसको भी हम इंस्टेंसिएशन कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के अमल को। इसी तरह से यहाँ पर जब प्रोलॉग में यूनिफिकेशन के हवाले से, व्हेन प्रोलॉग यूनिफाइज टू टर्म्स, तो जब प्रोलॉग दो टर्म्स को यूनिफाई करने जाती है, इट परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी इंस्टेंसिएशंस। तो उसके अंदर जो भी पिक्यूलरिटीज हैं, जो भी और टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, वो सब एक दूसरे के बराबर करके वो चेक करता है। इट परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी इंस्टेंसिएशन सो दैट द टर्म्स आर इक्वल आफ्टरवर्ड्स। तो वो चेक करता है कि एक टर्म के अगर कई हिस्से हैं, तो हर हिस्से के मद्दे मुकाबिल जो दूसरी टर्म है जिसके उसको इक्वल करना है, तो उसमें अगर मैं इस टर्म को इसके बराबर करूंगा, इस टर्म को उसके बराबर करूंगा, तो कहीं पर कोई भी तजाद ना आए, ताकि ये डिफाइन हो जाए कि अगर ये वेरिएबल है तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है। और अगर ये एक टर्म है तो वो उसके अपने हमपल्ला उसी जगह पे दूसरी टर्म से बराबर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। तो ये असल में जो है ना तमाम चीजों को इंस्टेंशिएट करके देखता है। एक टर्म के जितने जुज बनेंगे ना, हर जुज दूसरी वाली जो टर्म के जिसको आप यूनिफाई कर रहे हैं उसके उसी जगह वाले टर्म से मैच करके देखेगा कि कहीं कोई तजाद तो नहीं आ रहा। इसकी वजह से ये यूनिफिकेशन बड़ा पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल बन जाता है प्रोलॉग के हवाले से। और ये जो है ना, अभी हम आगे लाइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो जिसमें आप देखेंगे कि इस यूनिफिकेशन के फवायद क्या है। अच्छा जनाब, तो वर्किंग डेफिनेशन तो देख ली थी, अब आ जाते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ टी वन एंड टी टू आर कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट में हमारे पास क्या है, एटम्स एंड नंबर्स है। देन टी वन एंड टी टू यूनिफाई इफ दे आर द सेम एटम और द सेम नंबर। अगर सेम एटम होंगे, जैसे अभी पीछे देखा था मियाँ मियाँ के साथ 42 42 के साथ कंबाइन हो गया, तो सेम एटम है सेम नंबर है, तो ये आपके साथ यूनिफाई हो सकता है। इफ टी वन इज अ वेरिएबल एंड टी टू इज एनी टाइप ऑफ टर्म, देन टी वन एंड टी टू यूनिफाई एंड टी वन इज इंस्टेंशिएटेड टू टी टू, और वाइस वर्सा। अच्छा, टी वन एक वेरिएबल है और टी टू कोई टर्म है, तो टी वन एंड टी टू आराम से क्या है, यूनिफाई हो सकते हैं, और टी वन जो है इंस्टेंशिएट हो जाएगा टी टू पर, यानी टी वन की वैल्यू फिर टी टू कंसिडर की जाएगी।
ठीक है, क्योंकि T1 एक वेरिएबल है तो वो किसी भी चीज के बराबर हो सकता है। इसी तरह से अगर T1 कोई टर्म है और T2 वेरिएबल है तो वो भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, तो वो भी आपस में इक्वेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर T1 और T2 जो है दोनों कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं तो फिर हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर वन, दे हैव द सेम फंक्टर एंड एरिटी। उनका जो नाम है ना कॉम्प्लेक्स टर्म का, वो सेम होना चाहिए। अब देखें, अब ये पिछला लेक्चर है, आई एम सॉरी टू से, अगर आप सीरीज में नहीं चल रहे हैं ना तो फिर अब ये यहाँ दोबारा मुझे फंक्टर डिफाइन करना पड़े, वो सब मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ जो नंबर 14 वाली थी। तो दे हैव द सेम फंक्टर और सेम एरिटी। एरिटी क्या है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एरिटी कहते हैं। ये भी हम पिछले वीडियो में दोनों बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्टर और एरिटी सेम होगी तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपस में क्या होंगी? यूनिफाई हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास है यहाँ पर वुमेन है ना, वुमेन, और वुमेन के साथ आपने यहाँ पे दिया हुआ है वुमेन ए कॉमा बी, और एक वुमेन है आपके पास खाली ए। तो यहाँ पर एरिटी 1 है, यहाँ पर एरिटी 2 है। तो ये जो है ना, दो चीजें आपस में कंबाइन नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्टर तो सेम है जो कि पहली शर्त है, लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफर कर रहे हैं। ये दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्टर है और ये एक आर्ग्यूमेंट वाला फंक्टर है, तो ये कंबाइन नहीं हो सकते। तो पहली शर्त क्या है? कॉम्प्लेक्स टर्म अगर है इस तरह की जिसमें आपके पास एक फंक्टर है जो नाम है फंक्शन का और आर्ग्यूमेंट है, तो फिर जरूरी है कि फंक्टर का नाम भी सेम हो और उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम हो। तो पहली शर्त ये हो गई। सेकंड, ऑल देयर करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स यूनिफाई, यानी वुमेन वुमेन के साथ कंबाइन हो गया। और सपोज करो कि वुमेन के साथ यहाँ पे एक्स था और दूसरे में वुमेन के साथ जो है यहाँ पे जॉडी था, तो ठीक है, एक्स जो है जॉडी के साथ यूनिफाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अगर एक वेरिएबल है और दूसरा कोई टाइप टर्म है तो वेरिएबल तो फौरन इक्वेट हो जाएगा किसी भी टर्म की, कोई मसला नहीं है। तो ऑल देयर करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स यूनिफाई एंड द वेरिएबल इंस्टेंशिएशंस आर कंपैटिबल। और ये ना हो जाना आपके एक्स जो है आपके पास किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी क्वेरी में एक्स किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की अगर वैल्यू डिफाइन हो गई तो बस अब पूरी क्वेरी में वही रहेगी। अगर आप उसी क्वेरी में एक्स को किसी और चीज से यूनिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेट से आप चेक कर सकते हैं मियाँ मियाँ के साथ यूनिफाई हो रहा है, और मियाँ विंसेंट के साथ नहीं हो सकता, दोनों एटम है और एटम जो है ना वो सेम होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, तो यूनिफाई हो सकते हैं। हाँ, मियाँ इज इक्वल्स टू एक्स हो या एक्स इज इक्वल्स टू मियाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, वो किसी भी टर्म के साथ यूनिफाई हो सकता है। ये नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, एक्स मियाँ है और एक्स विंसेंट है एक ही क्वेरी में, ये नहीं हो सकता। ये आपने अभी अभी डिस्कस किया कि द वेरिएबल इंस्टेंशिएशंस आर कंपैटिबल। ठीक है, वो पूरे उस डेफिनेशन में एक क्वेरी में एक ही होगा, ही डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नो आंसर आ गया, फॉल्स। व्हाई? आफ्टर वर्किंग थ्रू द फर्स्ट गोल, यानी प्रोलॉग हैज इंस्टेंशिएटेड एक्स विद मिया, जब एक्स मिया के साथ प्रोलॉग ने डिफाइन कर दिया, सो दैट इट कैन नॉट यूनिफाई इट विद विंसेंट एनी मोर, हैज द सेकंड गोल फेल। सेकंड जो है गोल वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। और आगे भी प्रोग्रामिंग में देखेंगे, इतनी जबरदस्त चीज है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, लिस्ट के मेंबर्स हम गिन सकते हैं, लिस्ट के मेंबर का पता लगा सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम इससे बनाएंगे यूनिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, तो पूछा जा रहा है यूनिफाई हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त क्या है? कॉम्प्लेक्स टर्म क्या था? रूल नंबर 3 था। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा था कि फंक्टर का नेम और उनके आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। तो के इस फंक्शन का नाम के है, ये देखेंगे इसका ब्रैकेट है ना, यहाँ पर भी ये इसका ब्रैकेट है, तो के फंक्शन का नाम है, तो सबसे पहली शर्त तो पूरी हो गई। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच करने चाहिए। इसके कितने आर्ग्यूमेंट है? दो, क्योंकि ये बीच में एक कॉमा लगा हुआ है। एरिटी इसकी 2 है, इसकी एरिटी क्या है? 2 है, इसकी एरिटी भी 2 है, दो आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, तो ठीक है यार, ये पहले पहला पहला पॉइंट जो है ना, जो है वो फुलफिल हो गया। ये देखें 3 का ए, दे हैव द सेम फंक्टर एंड एरिटी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है और फंक्टर का नाम भी सेम है। चलो भाई, सेकंड रूल क्या कह रहा है? सेकंड हमारे पास कह रहा है ऑल देयर करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स यूनिफाई। जी, सेकंड रूल हमको कह रहा है ऑल देयर करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स यूनिफाई। उनके जो करस्पॉन्डिंग है ना, जो मैच करते हुए आपस में, वो यूनिफाई होने चाहिए। तो जनाब एस ऑफ जी का वास्ता पड़ रहा है किसके साथ? यहाँ पर पहला, यहाँ पे क्या है? एक्स। तो एस ऑफ जी एक्स के साथ यूनिफाई होना चाहिए, और
दूसरा आर्गुमेंट है वाई वो टी ऑफ के साथ यूनिफाई हो जाए। ठीक है। अब ये दो अलग वेरिएबल है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स बराबर है एस ऑफ जी के और वाई बराबर है टी ऑफ के, कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेम हो वेरिएबल, तो वेरिएबल तो डिफरेंट है वाई और एक्स। और ये किसी भी कोई भी वेरिएबल किसी भी टर्म के इक्वेट हो सकता है, तो एक्स बराबर हो गया इसके और वाई बराबर हो गया टी ऑफ के, तो बिल्कुल सही है जनाब। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि वो कंपैटिबल हो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक्स जो है वो एस ऑफ जी के बराबर हो रहा है और यहाँ पर एक्स टी ऑफ के बराबर हो रहा है एक ही क्वेरी में, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्स वेरिएबल एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है, वो किसी चीज के इक्वेट हो रहा है। वाई दूसरा वेरिएबल है, वो भी एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है, वो टी ऑफ के इक्वेट हो रहा है। तो कोई यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आ रही कि एक एक वेरिएबल दो डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो तीसरा पॉइंट भी फुलफिल हो गया। तो ये जो है आराम से हमारे पास कंबाइन भी हो जाएंगे। और जब हम इस इक्वल टू को रन करेंगे तो ये नीचे हमें आंसर में दिखा देगा कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। क्योंकि वेरिएबल का तो बहुत प्रोलॉग को शौक रहता है कि भाई वेरिएबल के टर्म्स में अगर क्वेरी है ना तो उसका आंसर जरूर बताना है कि क्या आ रहा है। और अगर वेरिएबल्स नहीं है, सारे एटम्स है, तो फिर आंसर ट्रू या फॉल्स या यस और नो की शक्ल में आएगा। हाँ भाई, ये आपस में यूनिफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर फंक्टर का नाम क्या है, के है, और यहाँ पर भी के है। ठीक है। अब ये देखो, ये यूनिफाई हो सकता है, तो इसका मुकाबला है एक्स के साथ। हाँ भाई, एक्स बराबर है एस ऑफ जी के हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर है टी ऑफ के और यहाँ है टी ऑफ वाई। अच्छा जनाब, टी ऑफ के बराबर हो सकता है टी ऑफ वाई के। ये भी फंक्टर है, ये भी फंक्टर है, दोनों का नाम सेम है। हाँ भाई, दोनों का नाम सेम है। क्या वाई इंस्टेंशिएट हो सकता है के पे? वाई वेरिएबल है, तो वाई जो है कैपिटल लेटर में वेरिएबल है और ये है स्मॉल में के। तो ठीक है, ये एटम है और ये वाई जो है एक ही दफा इस पूरे में वाई आया है और वो के साथ यूनिफाई होने की कोशिश कर रहा है जो एटम है। और वाई कहीं और तो आया नहीं कि उसकी कुछ और वैल्यू हो, तो बिल्कुल टी टी के साथ मैच हो गया और अब वाई के साथ इंस्टेंशिएट हो गया। वेल एंड गुड जनाब, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है। तो प्रोलॉग को परेशानी होगी कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए और एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू उसने दे दी एस ऑफ जी। पहला आर्ग्यूमेंट पहले आर्ग्यूमेंट के साथ यूनिफाई हो गया, पूरा का पूरा एक्स क्या बन गया, एस ऑफ जी बन गया। लेकिन वाई जो है इस कॉम्प्लेक्स टर्म के अंडर में आ रहा है, तो टी टी से मैच हो गया। तो वाई जो अंदर था ना आर्ग्यूमेंट, वो इसके अंदर वाले आर्ग्यूमेंट के साथ यूनिफाई हो गया। तो वाई की वैल्यू हो गई के। ठीक है ना। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और इससे यूनिफिकेशन भी आपको क्लैरिटी के साथ मैसेज मिल रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि प्रोलॉग कैसे इसका रिजल्ट प्रिंट करेगा। लव्स एक्स कॉमा एक्स और लव्स मार्सेलस और मिया, जब ये क्वेरी कंबाइन होने की कोशिश करेगी, ठीक है, लव्स लव्स के साथ मैच हो गया, फंक्टर फंक्टर के साथ मैच हो गया। स्मॉल केस में लिखा हुआ है एल, इधर भी एल छोटा वाला है, सेम स्पेलिंग है, ठीक है। लेकिन अंदर यहाँ पर एक्स कॉमा एक्स, पहली दफा जब प्रोलॉग एक्स को मार्सेलस के साथ यूनिफाई करेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक्स मिया के साथ यूनिफाई हो जाए, जेलिस हो जाएगा वो। तो एक्स एक्स के साथ लव कर रहा है, तो एक्स जब मार्सेलस के साथ यूनिफाई होगा तो हो ही नहीं सकता कि सेम क्वेरी में एक्स जो है मिया के साथ कंबाइन हो। कहाँ पर वायलेशन आएगी? रूल नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पे वायलेशन आएगी, ये शोर मचाएगा। वेरिएबल इंस्टेंसिएशंस आर कंपैटिबल, नहीं भाई, कंपैटिबल नहीं हो रही वेरिएबल की इंस्टेंसिएशंस। एक दफा वेरिएबल जो है एक्स वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, मार्सेलस के साथ, और दूसरी दफा मिया के साथ नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। अब आइए एक छोटी सी एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग विद यूनिफिकेशन। थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास लाइन हवाले से यहाँ पर हमारे पास एक प्रेडिकेट डिफाइन है और इसमें हमारे पास दो फंक्टर्स, दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स, दोनों एक ही हैं, यानी पॉइंट के हवाले से है। तो अब पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स टर्म है हमारे पास, ये दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स टर्म के अंडर में डिफाइन है लाइन। ठीक है। और लाइन का जो हमारे पास प्रेडिकेट है वो फिर फर्दर वर्टिकल के अंडर में डिफाइंड है। अच्छा, इत्तेफाक से जो है सभी दो एरिटी वाले हैं। पॉइंट में भी दो एरिटी है, लाइन में आप देखें तो एक आर्ग्यूमेंट उसका ये है और दूसरा आर्ग्यूमेंट उसका ये है। ठीक है। लाइन का ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट का ब्रैकेट है। ठीक है, ये वाला यहाँ से शुरू हो गया, ये। हाँ। अच्छा, फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ना आखिरी, ये है वर्टिकल का।
समझ में आ गई बात? तो वर्टिकल के अंदर लाइन है और लाइन जो है दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल का प्रेडिकेट है वो जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टर्म हॉरिजॉन्टल, ये एक लाइन वाली कॉम्प्लेक्स टर्म पे मुश्तमिल है। और लाइन जो है वो हमारे पास दो पॉइंट्स वाली कॉम्प्लेक्स टर्म पे मुश्तमिल है। हमारे पास सपोज करें ये कोई प्लेन है और इस पर हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू, यहाँ पर सपोज करें ये एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर है और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये एक्स है ना हमारा, तो ये x यहाँ से उठ रहा है, ये x की वैल्यू सेम है। लेकिन जो फर्क आएगा ना वो y की वैल्यू में आएगा। ये y, यहाँ पे y की वैल्यू ये है और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू इधर कहीं आ रही है। तो y की वैल्यू चेंज होगी वर्टिकल लाइन में, लेकिन x की वैल्यू सेम होगी एक ही पॉइंट पर, ये वर्टिकल लाइन हमारे पास चल रही होगी। इसी तरह से अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू एक यहाँ है और एक सपोज करें x की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज करें ये x1 है तो ये x2 होगा, लेकिन y की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ है वो ये वैल्यू यहाँ है y की, है ना। तो वर्टिकल लाइन में जो है हमारे पास y की वैल्यू चेंज हो रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन में x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बिल्कुल यही तो बताया है यहाँ पर। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर आपको अब जो ब्रैकेट समझा रहा था फंक्टर्स के हवाले से, वो चीज़ अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, ताकि अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पहले ब्रैकेट के हवाले से मैंने बताया कि कौन सी टर्म किस पर मुश्तमिल है, वो बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं जनाब आली, ये पॉइंट्स को देख लें। यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्टिकल लाइन में एक्स सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर भी एक्स लिखूंगा और यहाँ पर भी एक्स लिखूंगा। मुझे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे दो दो वेरिएबल लिखने की, क्योंकि मैं वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे x1 और x2 नहीं लिखूंगा, सेम लिखूंगा। अगर ये दोनों भी सेम ना हो सके, इन पॉइंट्स में x सेम ना हो सके, तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि ये लाइन जो है वर्टिकल है, ठीक है ना। लेकिन अगेन ये सारे नाम रखे हुए हैं हमने, ये सब नाम है, नाम। असल चीज ये है कि जो यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल है ना, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। ये सब हमारे हमारे डिफाइन की यूजर डिफाइंड नेम्स हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ये प्रोलॉग इतना इंटेलिजेंट है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के मायने समझ जाएगा। नहीं, हम इन मायनों को जो अमली जामा पहना रहे हैं वो यूनिफिकेशन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं कि भाई अगर इसका वर्टिकल लाइन है तो ये फिर आपके पास सेम वेरिएबल होना चाहिए, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है एक्स एक क्वेरी में 3 हो और उसी क्वेरी में x5 हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर हम वर्टिकल लाइन डिफाइन करें। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि y की वैल्यू डिफर करे। y की वैल्यू डिफर कर गई तो फिर वो लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वो डायगोनल में चली जाएगी या किसी तरह से, समझ गए ना आप, ये किसी और शेप इख्तियार कर जाएगी। तो आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी सीधी लाइन आपको रखनी है जिसमें y की वैल्यू सेम हो, तो फिर आपको x की वैल्यू तो चेंज हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और होनी भी चाहिए, ठीक है, ताकि लाइन बने और दो डिफरेंट पॉइंट्स हो और y सेम होना चाहिए। अब अगर मैं इसको क्वेरी करता हूँ, तो मैंने वर्टिकल लाइन के हवाले से इसको क्वेरी किया। यहाँ मैंने x की वैल्यू 1 दी, दूसरी जगह भी 1 दी, तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए, कोई बात नहीं, x की वैल्यू सेम है। क्वेरी ने चेक किया, एक्स यूनिफाई हुआ 1 के साथ, जब दोबारा यूनिफाई होने गया वहां भी इसको 1 ही मिला, तो इसने कोई शोर नहीं मचाया। वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी क्वेरी का आंसर यस आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल का नाम यूज करता तो फिर प्रोलॉग वेरिएबल के टर्म्स में आंसर करता, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम नहीं है, तो इस वजह से आपका आंसर सिंपली यस आ गया या ट्रू आ गया कि हाँ इस क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आंसर नो क्यों आया? क्योंकि मैं वर्टिकल वाला फंक्टर यूज कर रहा था जो कि मुश्तमिल है लाइन पे, और लाइन मुश्तमिल है पॉइंट पर। एक्स की वैल्यू उसमें डिफर नहीं कर सकती। एक दफा एक्स यूनिफाई हुआ 1 के साथ, और दूसरी दफा जब एक्स यूनिफाई होगा आपके साथ 3 के साथ, तो वो फिर यूनिफाई नहीं हो सकता। तो जब वो यूनिफाई नहीं हो सकता तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पर मैंने 1,1 डिफाइन किया और दूसरा मैंने 1,y डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये y और ये y सेम होना चाहिए, तो ये वैल्यू खुद ब खुद प्रोलॉग निकाल के लाएगा कि यहाँ पर y की वैल्यू जो है 1 है, तो फिर ये y क्या होगा, ये भी 1 ही होगा, क्योंकि क्वेरी में डिफाइंड है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ये और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, इनका नाम हमने यहाँ पे सेम रखा है। तो ये जहाँ पे हमने खुद वेरिएबल दे दिया,
तो पहले वाले से जब उसने ये वैल्यू निकाल ली तो उसने कहा कि ये भी मस्ट वही होनी चाहिए, तो इसने कह दिया वाई 1 होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पूरा वेरिएबल आ गया। अब ये वेरिएबल जब इसके साथ इंस्टेंशिएट होगा इस वाले के साथ, ठीक है, तो हमें z का तो कुछ नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या होगी, बट वी आर क्वाइट श्योर अबाउट y, क्योंकि हमने पहले वाले पॉइंट से x की वैल्यू 2 निकाली और y की वैल्यू 3 निकाल ली। अब ये पूरी टर्म जो है ये यूनिफाई हो जाएगी इस वेरिएबल के साथ। इसमें स्मॉल p है, इसमें कैपिटल P है, तो ये एक वेरिएबल है। और वेरिएबल किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म के साथ, किसी भी टर्म के साथ यूनिफाई हो सकता है। ठीक है ना, कंपेटिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए। तो ये इसके साथ यूनिफाई हो गया। जेड का हमें वाकई नहीं पता कहीं और से। हाँ, इसके बारे में हम श्योर है कि पहले वाले में इसकी वैल्यू 3 थी, तो अब भी इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। नो मोर आंसर्स आर देयर। एक एक ही आंसर इसका यहाँ पे निकला है। हमने डिफरेंट तरीकों से यूनिफिकेशन को आज डिस्कस किया, उसके रूल भी देखे, वर्किंग डेफिनेशन भी देखी, और उसके डिटेल डेफिनेशन भी देखी, पॉइंट्स भी देखे, एग्जाम्पल भी देखी, और फिर प्रोग्रामिंग के हवाले से भी हमने उसको डिस्कस करके उसका इस्तेमाल देखा। आगे आने वाली वीडियोस में और जो हम प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल देखेंगे वहां पर भी यूनिफिकेशन अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन ये फर्स्ट वीडियो थी और इसके हवाले से यूनिफिकेशन के हमने प्रिंसिपल्स आपको डिफाइन कर दिए। आगे फिर इसको यूज करेंगे और रेफर करते रहेंगे बार बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।